जो ऑर्गेनाइजेशन करा रही है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा है। पहले ये कराती थी हमारी जो अलग से बना हुआ था इसके लिए बॉडी, बेसिक शिक्षा वाला जो था, जहाँ पे हाँ अलग से वो कराती थी। लेकिन अब क्या है, सारी जो एग्जामिनेशन है हमारी, यानी कि बेसिक से लेकर के और हायर एजुकेशन तक, सबके लिए एक कंबाइंड आयोग बना दिया है। पहले अलग अलग आयोग होते थे, बेसिक शिक्षा का अलग था, माध्यमिक अलग था, हायर अलग था। तो तीनों आयोगों को मिलाकर के एक आयोग बना दिया अब इन्होंने, शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब वो कंडक्ट कर रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। नेक्स्ट आगे बढ़ें। इसको जो पढ़ा जाएगा टीईटी 6 और एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आपको जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको हाईलाइटेड भी किया गया है बोल्ड में कि 01/UP-TET 6, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आएंगे, ये इसमें जो इसकी विषय सूची है इसके अंदर हम बस कर, तो देखिए पहला, सबसे पहला बिंदु है जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा विज्ञापन संख्या यहाँ भी हमें मिला 01/UP-TET 2026। 2026 इसको पढ़ा जा रहा है। विज्ञापन तिथि आपकी यानी जो आज की डेट होगी है 20/3, और जो आपका फॉर्म शुरू होगा वो 27/3 से, यानी कि फ्राइडे से शुरू होगा। ये भी फ्राइडे ही पड़ेगा, 27/3 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप सभी लोग समय से अपने फॉर्म को भरें, ताकि वो पहले की तरह प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि पहले बहुत से साथी हमारे ऐसे थे जो लास्ट में जा करके, सब इतना रस हो जाता है उस पर इंटरनेट की वजह से फॉर्म नहीं डाल पाते, जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इनिशियली फर्स्ट 7 डेज में तो आप मत डालिएगा, ये कहूँगा आपसे। और लास्ट के 7 डेज से पहले डाल दीजिए। इनिशियल 7 डेज में क्यों मत डालना? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कमियां होती हैं एडवर्टाइजमेंट में, या कुछ कोई चीज़ चेंज करना चाहती है गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन में या कुछ फीस में या किसी भी चीज़ में, वो इनिशियली 5 से 7 दिन में चीज़ बदल जाती हैं। कुछ ना कुछ जो भी एरर्स होती हैं या फॉर्म में कोई गलतियां होती हैं, भरते समय कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन सब का कहीं न कहीं सॉल्यूशन 5 से 7 दिन में हो जाता है। तो उसके बाद वो स्मूथली वर्क करता है, हमारा जो सिस्टम है, और उस दौरान में हम आराम से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट वाला जो पीरियड है उसमें फिर कहीं न कहीं रस होता है। तो जो एकदम इनिशियल फेज़ में भी नहीं भरना चाहिए फॉर्म को, तो इनिशियल फेज़ में हम बहुत जल्दी से एकदम से टूट पड़ते हैं। कभी-कभी क्या होता है, जो एक सिस्टम जैसे बनाया है इन्होंने अप्लाई करने कराने के लिए, एडिट करने के लिए, उसमें कुछ कभी-कभी कमियाँ होती हैं, तो वो उन पर भी चेंजेस हो, या कोई बाद में कई बार ऐसा हुआ है। इसलिए मैंने आप लोगों को वो चीज़ बताई है कि 2 दिन या 4 दिन बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ जाता है, कोई ऐड कर दिया जाता है उसमें। फिर अलग से फिर आता है कि अब वो जो लोग रह गए हैं, जो कर चुके हैं उसको, उनके लिए अलग से वो आप उसको, ऐसी हम आफ़त में नहीं पड़ेंगे। 1 हफ्ता आराम से रुकिए, 5-6 दिन रुकिए, उसके बाद आराम से भरिए। बहुत 1 महीने का टाइम है। कि आप 5-6 दिन बाद ही भरना शुरू करेंगे, आराम से आप भर पाएँगे। 1 हफ्ते में सब लोग भर लीजिए। ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, पंजीकरण शुल्क और सबमिट करने की जो डेट है। पंजीकरण भी, शुल्क जमा करना भी और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना भी, तीनों डेट एक ही दिन है। ये आप ध्यान रखिए। 26/4 में ही, यानी उसी दिन तक लास्ट रजिस्ट्रेशन है, उसी दिन तक शुल्क जमा है, उसी दिन तक आपको सबमिट करना है कंप्लीट। यानी जैसे कभी-कभी कुछ एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जैसे कि आपका ये इस भ्रम में मत रहिएगा कि रजिस्ट्रेशन तो पहले खत्म हो जाता है 1-2 दिन पहले, उसके बाद शुल्क जमा करने के लिए 1 दिन और मिलता है, और आवेदन करने के लिए लास्ट 1 दिन और मिल जाता है। तो इसमें सब एक ही दिन में खत्म है, ये चीज़ भी ध्यान। फिर इसमें एक अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है संशोधन की। शुल्क समाधान और आवेदन में संशोधन की जो तिथि है वो शुल्क समाधान के विषय में है, और केवल आवेदन संशोधन की तिथि, तो वो है आपकी 1/5 तक, यानी कि 5 दिन बाद तक। उसमें भी संशोधन जो है, कुछ ही चीज़ों में संशोधन है, जो आवेदन में भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जिनमें संशोधन नहीं है, तो उस पे हम आगे डिस्कस करेंगे किस-किस में संशोधन आप कर सकते हैं। बाय चांस कोई गलती होती है तो। तो पहले तो चांस ही मत रखिए, जब आप 3-4 दिन बाद आराम से भरेंगे तो देख करके समझ के तब आप आराम से भरें। तो इसका वीडियो भी इन लोगों ने डाला हुआ है साइट पे, तो वहाँ भी आप सब देख सकते हैं। बाकी हम लोग सब हैं ही, बैठे हुए हैं ग्रुप में, सब लोग डिस्कस कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
शेयर करके आराम से भरिए। फिर है अ, अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना, जो आपको जैसे कि सीटेट में मिली थी, सेम उसी तरह से आपको यूपी टेट में भी आपको आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा है, वो आपको सूचना मिल जाएगी, डेट और उसके साथ में 22 जून। 22 जून को आपको क्लियर हो जाएगा आपकी परीक्षा इस में इस डेट में। फिर लेकिन आपका जो आई कार्ड है, जो आपके प्रवेश पत्र जो, वो आपके 30 जून में ही आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। लेकिन आपको ये सूचना मिल जाएगी कहाँ पर आपका पेपर। परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई में है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, 2, 3, 4 जुलाई में है। तो अभी जैसे ये आयोग बनाया है नया, तो इसने फरवरी में ही एक नोटिफिकेशन लाया था ये अपना, और उसमें इसने क्लियर किया है कि यदि परीक्षाएं अलग अलग पारियों में हो रही हैं और अलग अलग दिन में हो रही हैं, तो फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज किया जाएगा। वो मैं इसमें आगे डिस्कस करूंगा जब उसमें रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से कैसे वो काम करेगी। तो चलिए, तो सबसे पहले तो वही हम बात करते हैं जो एक हमेशा भ्रम रहता है कि भाई हम करेंगे या नहीं करेंगे, या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एंड सो। तो इसके लिए मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे पहले हमने इसी पर डिस्कस किया था जब यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी हमने शुरू करी थी। तो सबसे पहली वीडियो जो है वो मेरी इसी पर है, पूरा 1 घंटे का पूरा, ये सारे मैंने नोटिफिकेशन जो हैं, धारा इतने की उपधारा इतने में, जुलाई इतने में ये नोटिफिकेशन आए, सब पे हमने विस्तार से चर्चा की है उसमें। यदि उसमें कोई भी आपको त्रुटि है तो वो आप वहाँ से आप समझ सकते हैं, यदि कोई भी आपको कहीं भी डाउट है। कंप्लीटली इस वीडियो में आपको सब चीज़ें इसमें मिल जाएंगी कंप्लीट रूप से। ये हर एक नोटिफिकेशन को मैंने डिस्कस किया है, जो भी जितने भी आए टाइम टू टाइम आए। 23 अगस्त 2010 वाला, फिर 29 जुलाई 2011 वाला, 28 जून 2018 की अधिसूचना, ये सबको हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया है, तीनों चारों उनको। और जो आपकी न्यूनतम अहर्ताएँ जो निर्धारित हो रही हैं वो सब भी वहाँ पर डिस्कस। अधिनियम 2009 की धारा 2N जो है उसको भी डिस्कस कर लिया है, और विस्तार से आप सब समझ सकते हैं। पूरा मैंने इसके जो पूरे गजट हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। तो यदि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग उसको आराम से देख करके समझ सकते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं, उन्हीं को ग्राउंड बना करके ये पूरा निकाला गया है फॉर्म जो निकला। रूल रेगुलेशंस वही लागू हो रहे हैं जो एनसीटी वाले हैं। यानी साफ इन्होंने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए जिसका आयोजन एनसीटीई द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार सरकार द्वारा किया जाएगा। तो किसकी फॉलो कर रही है वो? आपकी एनसीटीई के ही जो रूल रेगुलेशंस हैं जो इसके लिए बनाए हुए हैं उनको फॉलो करेगी। एनसीटी के 11/2/2021 जो दिशा निर्देश थे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने तब भी कहा था कोई रूल ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ऐसे बदल जाएंगे। वो रूल्स जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं, टाइम टाइम पे बदलते हैं, तो वो सेंटर के हिसाब से ही यहाँ पर चेंजेस हो। ये चीज़ें क्लियर हो गई तो यानी कि रूल जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे वही हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, हम एलिजिबल हैं सब लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अभी क्या था, एक इसमें और संशोधन हुआ था कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु इसमें कुछ संशोधन हुए थे, जो दिनांक 15 मार्च 2021 पात्रता परीक्षा 2020 एवं आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने हेतु संशोधित और नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत निर्गत किए गए थे। इसको बिल्कुल डीप में हमने पूरी अपनी उस वीडियो में समझाया हुआ है, और उसी को आधार बना करके, यानी यहां पर उसको डिस्कस नहीं किया गया है, उस पूरे मार्गदर्शी सिद्धांत को डिस्कस नहीं किया गया है। इसका पूरा गजट वहां पर हमने उसमें डिस्कस किया है, उसमें क्या क्या पात्रताएं हैं, क्या क्या कारण है, किस किस तरह से किस किस क्यों लिया गया है, यानी उसी को आधा। हाँ जी मैम। हाँ, इसकी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। उसकी रिकॉर्डिंग है, इस सब की रिकॉर्डिंग है, जो सबसे पहली वीडियो जो मिलेगी आपको, फर्स्ट यूपी टेट की क्लास 1 की जो वीडियो है वो यही है मेरी सबसे पहली। उसमें सब चीजें हैं, वहां आप आराम से उसको देख सकते हैं। इसमें पूरा कंप्लीटली हमने इसके गजट पे डिस्कस किया हुआ है, जहां पर ये केवल शॉर्ट में लिख दिया है इन्होंने, वहां हमने पूरे गजट को डिस्कस किया हुआ है। वहां आप देख सकते हैं इसके क्या मार्गदर्शी सिद्धांत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, प्राथमिक 1 to 8 और 5 जो भी आ रहा है इसमें, हेतु न्यूनतम अहर्ता एवं ईडब्ल्यूएस अहरक अंक में परिवर्तन के दृष्टिगत जो एक संशोधन किया है इन्होंने, जो कब हुआ है, 13 मार्च 2026 को, अभी अर्लियर में, यानी अभी जो 13 मार्च 2026 गई है, इसका एक गजट है, उसको आप चाहेंगे तो मैं उसको भी निकाल करके ग्रुप पे डाल दूंगा, जो इस विभाग के इस शासनादेश अंतर्गत हो।
ये हमारे 2026 का। तो इसमें इन्होंने क्या करा है, केवल ईडब्ल्यूएस की जो अहर अंक है और न्यूनतम अहर्ता है उनमें कोई चेंजेस करे हैं। तो न्यूनतम अहर्ता में तो कोई चेंजेस है नहीं, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए जो है इन्होंने चेंजेस करे होंगे। तो उनके लिए 55 वो मानक रख दिया है इन्होंने, 55%। तो ये तो हो गई हमारी वो बातें कि हमें क्यों और किस तरह से हमें काम करना है। ये फिर आया वो, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश आपका प्राधिकारी अधिनियम, प्राधिकारी शायद क्या था वो, जो हमारी बेसिक का जो था, जहाँ पे संजय उपाध्याय जी गए थे, दिमाग से उतर रहा है नाम, सचिव करके कुछ ऐसा ही है वो, प्राधिकारी करके। तो वो पहले कराता था यूपीटीटी परीक्षा जो थी, जब कराता वो यूपी बोर्ड को दे देता था, फिर वो कनेक्ट कराती थी। अब उसके लिए बजाय इन्होंने क्या करा है, जो एक आयोग बनाया है 2023 अधिनियम के अंतर्गत, अब इसको एक अधिकृत संस्था के रूप में दे दिया गया है कि आप आयोजन कराएंगे इसका। जैसे एनसीटीई वहां पर सीबीएसई को राइट दे देती है इसको परीक्षा कराने, ऐसी यहाँ इन्होंने राइट दे रखा है। ये बहुत हमारी डीप चीजें नहीं है, लेकिन हम जब सीक्वेंस से हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये होगी सब बातें। इसमें ये सब वही चीजें हैं पुरानी, इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले। अब इसका लागू क्यों किया गया है, क्यों इसको तार्किक आधार माना जा रहा है, क्यों इसको करना जरूरी है न्यूनतम योग्यता, तो बिल्कुल सीटेट में एज इट इज उसको यहाँ पर इन्होंने छाप दिया, उतार दिया है। जो वहां पर था आधार वही यहाँ पर है कि भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता का एक राष्ट्रीय और मानक लाना, राष्ट्रीय स्तर और मानक लाएगा, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। और यह शिक्षा संस्थानों और इन संस्थानों के शिक्षक और छात्रों को एक निष्पादन स्तरों से आगे सुधार के लिए प्रेरित करेगा। ये वही कारण वहां थे, वही कारण यहाँ दे रखे, कुछ नया नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता, सेम चीजें 1 to 5, 1 to 5 ये यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वही लागू हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर हम आगे बढ़ने वरना बहुत लंबी हो जाएंगी ये पूरी। खैर अंक का हासिल करना, ये सब चीजें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आपको अब जो प्रोसेस है, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम आया है, जैसे वहाँ था आपका सीटेट में, सेम यहाँ पर है। यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना अनिवार्य होगा, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। पहले रजिस्ट्रेशन रहेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एंड देन आप 1 और 2 जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एक साथ आप दोनों के लिए भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। 1 से 5 और उच्च दोनों में देना चाहता है वो दोनों में एक ही फॉर्म के अंदर। जैसे कि हम बिल्कुल सीटेट की परीक्षा के लिए हमने अप्लाई किया था उसी सीक्वेंस, इन्होंने अपनी ट्यूटोरियल वीडियो भी डाल रखी है, उस पर भी देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर कर दी है वैसा अलग, कि वहाँ पे तो शायद 700 और 1000 रुपये था, जैसे था उनका फीस का जो चार्ज था, एक पेपर के लिए 700 और दोनों पेपर के लिए फर्स्ट एंड सेकंड के लिए 1000 रुपये, ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ पर ये पेपर 1 के लिए भी 1000 रुपये ले रहे हैं और पेपर 2 के लिए भी 1000 रुपये ले रहे हैं। 12, शायद 1200, हाँ हाँ ऐसा ही कुछ था। हाँ ठीक है, यानी वो 1200 था, करेक्ट सही है। तो अब यहाँ लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इसके लिए अलग और इसके लिए भी अलग 1000, इन्हें तो 1000 1000 रुपये हैं। हाँ, जो भी है। अब वो फर्स्ट पेपर के लिए भी 1000 और सेकंड के लिए भी 1000, इन्होंने ये ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है कि फर्स्ट एंड सेकंड के लिए एक साथ, अलग अलग चाहिए दोनों के लिए। साफ उन्होंने लिखा पेपर 1 का शुल्क और पेपर 2 का शुल्क, उसमें जबकि ऐसे मेंशन था है, नहीं दिया वो, बिल्कुल। वहां पर कॉम्बो पैक था, वहां पर साफ लिखा हुआ था, जैसे कि पेपर 1 और 2 के लिए अलग से एक कॉलम बना हुआ था, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए इतनी आपकी 1200 फीस, वो चीज यहाँ पर नहीं है। सर हाँ जी सर। सकता है वो तो देखें तो इस पर कुछ विचार करें। हाँ इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 5 दिन आप अभी 4 5 दिन मत करिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये करेक्शनेबल लग रही हैं चीजें। मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ शायद संशोधन हो भी सकता है, जानबूझ के किया गया होगा तो अलग बात है, हो सकता है ये बाई मिस्टेक भी हो सकता है कि पेपर फर्स्ट एंड सेकंड लिखना भूल गए हो, वरना ऐसा तो बहुत रेयर मैं देख रहा हूँ कि मुझे सही नहीं लग रहा है, और लग रहा है ये।
कि पेपर 1 इधर पेपर 2। तो आईएसपीसीएस हम्म। सर आप तो बढ़ा दिए हाँ क्योंकि आईएसपीसीएस की फीस हाँ हाँ, सर्विस वालों के लिए भी कोई बेनिफिट मिल जाए क्या पता, ये सोच रही इसीलिए हम कह रहे हैं 2-3 दिन वेट करिए, 2-4 दिन का वेट करिए। सर्विस प्रॉफिट आप हम लोग भूल जाए, सर्विस बचाना वो याद रखें। हाँ, तो कोई बात प्रॉफिट नहीं। तो बात की हाँ हाँ, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब पात्रता क्या है, यूपी टीईटी 2026 में शामिल होने के लिए जो पात्रताएं हैं, जो हमने 2020 और 21 वाला जो यूपी का जो निर्देशित नियमावली थी, जिसको हमने प्रॉपर अपनी उस वीडियो में पहले में डिस्कस किया है, कंप्लीटली डिस्कस किया है इनके न्यूनतम अर्हताओं पे, सब बिल्कुल वहां 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप सबको हमने डिस्कस किया है। और इसलिए हम कह रहे थे शुरू के दिन से ही सभी एलिजिबल हैं, सब एलिजिबल हैं। और मैंने उसमें तो ऊपर ही थंबनेल में ही साफ लिखा है, नो एज रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। पहले दिन से ही मैं कहता आ रहा हूँ, लोग इसको कह रहे थे कि यूपी में रहेगी, यूपी में रहेगी, एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है, क्राइटेरिया कुछ नहीं है, कोई क्राइटेरिया कोई एज क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर। बस केवल आपको ये इतनी छूट है दुनिया भर की, अथवा 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 सब पे डिस्कस किया हुआ है हमने उसमें। उसमें आप देखें तो उसमें आप और देख सकते हो, सारा इसका कंप्लीट डिस्कशन है। और लेकिन इतना मैं कह दूं आपको, वन वर्ड, आप सब एलिजिबल हैं, हर एक व्यक्ति एलिजिबल है, ठीक है। ये सेम 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी है सारी, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, इतनी एलिजिबिलिटी है, सब पे मिलेगी कोई ना कोई, दुनिया भर की एलिजिबिलिटी है। और इसमें यदि छूट भी गई है ना कोई, यदि इसमें कोई छूट भी गई है, हाँ, इन्होंने नहीं भी दी है, तो माना किसको जाएगा, जो 2000 ये वाला जो है, जो आपका ये सेकंड पैरा में जो आपका जो संशोधन हुआ था, पात्रता परीक्षा इतना दिनांक 15 मार्च 2021 तथा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एवं आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन किए जाने हेतु संशोधित नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत जो हैं, इनको वैलिड माना जाएगा यदि यहाँ पर कोई चीज छूट भी गई होगी तो, क्योंकि वो गजट है, उसके आधार पर नोटिफिकेशन आते हैं, मेन चीज वो होती है। उसको हमने सही से वहां डिस्कस किया, वहां आप पढ़ लेंगे। जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कोई नहीं होल्ड कर पा रहा है, तो बिल्कुल चिंतित मत होइए कि मेरा तो इसमें है ही नहीं, मैं तो एलिजिबल नहीं हूं, वहां पढ़ा है उसको, आप सब एलिजिबल हैं। इसलिए मैंने आपको बहुत डीप डाउन कर दिया इस चीज को, आप ताकि चिंतित ना हो कि भाई हम पता नहीं हमारा यहाँ तो मिल नहीं रहा है, बाई चांस इसमें छूट गया हो, या हो सकता है कभी कभी तो वो 2 या 4 ही दे एलिजिबिलिटी आपकी, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वहां से आप परेशान। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे आते हैं हम, जो भी जिस भी वर्ग से आरक्षण नियमों में या आच्छादित सम्मानित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों में छूट अनुमन्य होगी, जो इन्होंने रूल बना रखे होंगे के अकॉर्डिंग। बाकी ये सब कोर्स हैं आपके, बीएड, स्पेशल बीएड वगैरह, ब्रिज कोर्स करना होगा, ये सब आप लोग कर ही रहे हैं, इसमें कोई हमारे काम का है नहीं, अभी जो चीज़ें हैं। अब आते हैं आगे, आपकी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम किस तरह का रहेगा, बिल्कुल जो पहले भी डिस्कस किए और फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके 30-30 देखिए, फर्स्ट पेपर के लिए बात करें तो बाल विकास और शिक्षण विधि अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। हिंदी अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन। अब भाषा द्वितीय, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत अनिवार्य है, कोई सी आपको लेनी पड़ेगी, द्वितीय भाषा कोई भी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। इसमें और ऑप्शन नहीं होते, केवल 3 भाषा ही होती है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का है, और स्टेट गवर्नमेंट में 3, यहाँ पर हमारे यहाँ 3 ही यही भाषा बोली जाती है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वहाँ पर तो पूरी इंडिया के हिसाब से बोली जा रही हैं भाषाएं, तो वो तो 16, 18, 20 भाषाओं में होता है, कोई भी कहीं का भी व्यक्ति दे सकता है, कन्नड़ में भी और कहीं भी। तो यहाँ पर इस हिसाब से 3 ही भाषाएं केवल हैं, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, तो में से ही आपको विकल्प लेना। फिर गणित भी अनिवार्य है, आप फिर से ध्यान कर लीजिए, गणित भी अनिवार्य है पेपर 1 के लिए, वो करना ही होगा। पेपर 2 में गणित एक वैकल्पिक तौर पे आता है, यानी कि सामाजिक या गणित कोई एक आपको लेना होता है। आर्ट वाले सामाजिक विज्ञान की तरफ जाते हैं और साइंस वाले में गणित की तरफ। पर्यावरण अध्ययन भी अनिवार्य है, यानी यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट हैं, ये आपके अनिवार्य सब्जेक्ट हैं। आपको बाल विकास शिक्षण विधि लेनी ही होगी, हिंदी लेनी ही होगी, हिंदी में कोई चॉइस नहीं है यहाँ पर,
जैसे कि वहां पर थी कि प्रथम भाषा में हिंदी या अंग्रेजी में से, नहीं, नो चॉइस। जहां पर प्रथम भाषा फिक्स, मतलब फिक्स, हिंदी तो हिंदी। ये आप समझ रहे हैं? जहां कोई चॉइस नहीं है भाषा में पहली में भी, वहां पहली में भी चॉइस थी। जी जी जी। केवल और केवल इसमें चॉइस एक ही है और वो दूसरी भाषा में है, केवल। ये तो फिक्स हो गया है यहाँ सब। ना इसमें ऐसा आने वाला है कि जैसे कि दो दो भाषाएं आएंगी, नहीं। इसमें ये बहुत छोटा सा पेपर बन के आता है। पहले नंबर पे जो 30 क्वेश्चन आएंगे 1 से 30 तक बाल विकास और शिक्षण विधि के आएंगे, फिर 31 से 60 तक हिंदी के आएंगे। उसके बाद फिर 61 से 90 तक अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत के आएंगे, और फिर 91 से 120 तक गणित के आएंगे, और फिर 121 से 150 तक पर्यावरण के आएंगे। इसी सीक्वेंस में आपके आने वाले हैं, बस एक ही पेपर में। कोई अलग से पेपर नहीं होगा, कोई सप्लीमेंट्री बुकलेट नहीं मिलेगी आपको, जैसे कि वहां पर मिल रही थी संस्कृत की अलग से मिल रही थी आपको। ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर एक ही बुकलेट है, उसी में ही ये सारा कुछ आने वाला है। उसी में बीच में यानी कि 61 से 90 तक जो आएंगे अंग्रेजी के, उर्दू के, संस्कृत के क्वेश्चंस होंगे। आपको अपने जो हैं, जो आपने भरी है भाषा, उसके आप करेंगे, उसी बुकलेट में आएगा, अलग से नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, सर जूनियर में ऐसा बिल्कुल किया। बिल्कुल। अभी वही हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी वेट करिए, सब पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई, अब मुझे नहीं लगता कोई भी आप भ्रम रहेगा या कंफ्यूजन रहेगा कि कैसे पेपर आएगा, एकदम क्लियरिटी है जी। सर इससे क्या कोई इंपॉर्टेंट ऐसा भी कुछ नहीं है सच। बाकी मैं इसको वीडियो, इसको भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको भी मैं डाल दूंगा। आप ओके लोग सर, इसको भी आराम से देख लीजिएगा दोबारा से, यदि किसी को कोई डाउट रहता है तो उसको आप समझ लेंगे। ठीक है, नो इशू। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये इसी सीक्वेंस में हमें मिलेंगे क्वेश्चन, जो मिलेंगे इसी हिसाब से हमें करने होंगे, कोई चॉइसेस नहीं है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक की योजना समझ लेते हैं। अब वो उसको किस तरह से करेंगे, ये तो क्लियर हो गई, यानी गणित सबको करना ही है प्रथम में, इसलिए हम गणित को लेके चल रहे हैं। उसके साथ फिर हम गणित का जो थोड़ा सा हायर लेवल है उसको उठा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जहां पर सभी अनिवार्य, यानी कि सेकंड के लिए अब बात आ रही, वो पहले की तरह ही है सेम। प्रथम 30 क्वेश्चन हमारे 1 से 30 तक बाल विकास और शिक्षण विधि अनिवार्य है। प्रथम भाषा यानी हिंदी अनिवार्य है। द्वितीय भाषा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत अनिवार्य है। यानी यहां तक बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंस, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट सेम है सब चीजें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी ये तीनों चीजें। फिर आगे बात करते हैं गणित एवं विज्ञान, जो अगला जो पॉइंट है, 60 क्वेश्चन जो आएंगे, यानी कि 91 टू 150 तक जो आने वाले हैं। 90 तक तो यहां कवर हो गया, इसके बाद जो आने वाले हैं पूरे 60 क्वेश्चन, वो गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान, और सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन। ये अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख कोई भी, यानी कि जो कोई और है तो उनमें से कोई एक करेगा। तो जनरली तो दो ही तो हैं, ये तो ऑप्शन दे दिया क या ख में से कोई भी, तो कोई भी आप उठाइए इनमें से। मान लीजिए जिसके पास दोनों एलिजिबिलिटी हैं, गणित विज्ञान की भी और सामाजिक की भी, तो वो कोई से दे सकता है। और जिसके पास गणित की एलिजिबिलिटी है तो वो गणित वाला देगा, जिसके पास सामाजिक की है वो सामाजिक की देगा। ये हमारा जहां तक फाइनल हो गया। चलिए आगे बढ़ते, क्लियरिटी होगी यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर। यानी 60 क्वेश्चन इसके आएंगे, 60 क्वेश्चन इसके, कोई सा एक कर ले। अब आगे देखिए, अब ये वैसे तो बहुत होशियारी से कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु प्राथमिक कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक 6 से 8 के स्तर का पाठ्यक्रम परिलक्षित विशिष्ट 5 पर संलग्न है। अब देख लेंगे, उसको भी देखेंगे हम। बाकी ये रहेगा आपका 150 मिनट, 2.5 घंटे का। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, एक एक नंबर के हैं। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी लैंग्वेज में होगा। भाषा के विषयों को हिंदी तथा अंग्रेजी में, लेकिन एक ही मीडियम में आएगा। या तो आप हिंदी में ले लीजिए पेपर, या इंग्लिश में ले लीजिए, आपको मीडियम भरना होगा शायद। बाईलैंग्वेज नहीं आता है इसमें। मैं शायद जो मैंने अभी तक देखा है वो एक ही लैंग्वेज में आता है, तो हिंदी में या अंग्रेजी में।
आपको अपना ऑप्शन चूज करना है। इसमें शायद ऑप्शन भी वो दे देगा किस मीडियम से आप बैठना चाहते हैं। इतने रुपए खर्च नहीं करते हैं मैम ये रुपए लेते ज़्यादा हैं और प्रश्न पत्र को छपवाने में और उन चीज़ों में बहुत लेजी हैं, वो खर्च नहीं करेंगे। लेकिन सर क्या है बायलिंगुअल में ना हाँ, हिंदी मैं के समझ सकता हूँ। इंग्लिश होता है, ये समझ लेते हैं। लेकिन इसमें आता ही नहीं है इतना टफ। इसमें तो 2 पेजों में तो पूरी तुम्हारा 30 क्वेश्चन वो सबमिट जाएँगे सारे, जो साइकोलॉजी के हैं। छोटे-छोटे से क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड लेकिन टाइप सर के। मतलब 8 मिडिल मैं कह रहा हूँ, तो वो कहते तो कुछ है लेकिन ये देते नहीं है, इसलिए तो हम उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं थोड़ा-सा सब्जेक्ट को। अब यहाँ देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आप ध्यान करिए। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, ये आपको मैं बताना चाहता था वहाँ भी, फिर मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो ये परीक्षा हो रही है 2026 टेट, आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थी लिखित परीक्षा एक ही पाली में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है। यानी कि एक ही पाली या एक ही दिन में यदि परीक्षा नहीं संपन्न कराई जा पा रही है। जैसे कि इन्होंने दे रखा है 2, 3 और 4 डेट दे रखी हैं। तो यदि ये एक डेट में करा पाए सबको 2 तारीख में, तो नो नॉर्मलाइजेशन, तो सीधी मेरिट लगेगी। यदि ये एक दिन में नहीं करा पाए या 2 पालियों में करा पाए या 2 दिन में करा पाए, तो फिर नॉर्मलाइजेशन यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए इन्होंने साफ कहा है। तो हाँ, मैं समझा रहा हूँ। तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित होगी। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आएगी, तो तुलनात्मक मूल्यांकन स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू करेंगे। ये तुलनांकन मूल्यांकन वाली प्रक्रिया लागू करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में, और उसका उन्होंने रूल भी दे दिए हैं किस तरह से वो करेंगे 26/2/2026 के प्रक्रिया के अंतर्गत। नॉर्मलाइजेशन का वैसे जनरल प्रोसेस क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कि मान लो कि ये फर्स्ट शिफ्ट थी और ये सेकंड शिफ्ट थी, और इसमें पेपर आ जाता है इजी, इसमें पेपर आता है इजी एक तरह से, और इसका जो स्कोर है, मान लीजिए मिनिमम बच्चे के हिसाब से उठाएं, वो स्कोर जैसे मान लो कि 92 है, और सपोज करिए कि इसमें पेपर आ गया टफ, और इसमें मिनिमम बच्चे का स्कोर है उस हिसाब से मान लीजिए कि 83 सपोज करिए। तो उस दौरान क्या होता है, इन दोनों को ये क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे। इन दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे, यानी कि 92 इक्वल टू 83 के इक्विवेलेंट हो जाएगा इस केस में, यानी इनके नंबर बढ़ जाएंगे सबके। ये प्रोसेस इनको करते हैं, या फिर या तो इसके इक्विवेलेंट कर देंगे या इनको घटा करके इसके इक्विवेलेंट कर देंगे, कोई से भी एक के इक्विवेलेंट करेंगे, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है, क्योंकि इसका मिनिमम जो मार्क्स है और इसका जो मिनिमम मार्क्स है, उन दोनों को पढ़ के इक्विवेलेंट पोजीशन में लेकर के आएंगे। क्योंकि जब इसमें मिनिमम 92 आया है और इसमें 83 आया है, इसका मतलब ये पेपर टफ है, उस हिसाब से ये नॉर्मलाइज करेंगे। तो इसलिए इसमें हाँ, मैं बताता हूँ। तो अब ये इनका रूल क्या है, ये मिनिमम वाले को उठाते हैं, उसके इक्विवेलेंट करते हैं, या मैक्सिमम के इक्विवेलेंट करते हैं, ये इन्होंने इसमें दिया होगा अपनी प्रक्रिया में। मान लो इन्होंने 83 जो टफ पेपर था उसके हिसाब से नॉर्मलाइज किया, तो फिर फर्स्ट पाली वाले जो बच्चे हैं सबके नंबर घटेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फिर सबके इनके नंबर घटेंगे, यानी कि 92 से 83 आ रहे हैं, जैसे कि ये लगभग वो 10-11 नंबर जो हैं इनके, वो सबके घटेंगे इनमें फर्स्ट पाली में। और यदि ये आई के अकॉर्डिंग करेंगे तो इन सबके फिर वो 10-11 नंबर बढ़ेंगे, 9-10 नंबर 92 होंगे सब। 83 वाले के 92 हो जाएंगे और जो 92 वाला है उसके और ऊपर हो जाएंगे। ये प्रक्रिया हमारी। अब ये तो मैम देखिए इन्होंने क्या प्रोसेस दी है, इसलिए तो उनका देखो ये आयोग का डिसीजन होता है, वो अपना क्या इसने दिया है इस प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, वो तो यही देखा जाएगा। हम्म, के नंबर बढ़ते अक्सर ही बढ़ते हैं, हाँ ये मैं हाई आप वाले के कम से हाँ ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो अक्सर ऐसा ही होता है कि वो जो ज़्यादातर बच्चों को पास करने की कोशिश की जाती है, तो बड़ा जो स्कोर होता है उसकी तरफ हम छोटे स्कोर को बढ़ाते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है, जैसे पीसीएस में है,
वहां पे नॉर्मलाइजेशन उल्टा होती है, वहां घट जाते हैं मार्क्स। बहुत जगहों पे होता है ऐसा। तो इसलिए हम 100% नहीं कर सकते, किसी का दावा नहीं कर सकते हम कि आईआईटी में ऐसा हो रहा है या फिर यूपी पीसीएस में ऐसा हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या अपना रहा है। ठीक तो है। एक चीज जी मैम। चल तो फिर तो सर घटा दिए तो 90 तो किसी के भी नहीं है। नहीं फिर वो अपना स्टैंडर्ड उस हिसाब से मेंटेन करेंगे ना। ये ये तो ये तो एग्जाम्पल है। नीट होता है या हम्म, यूपी इनमें कभी तो वो है नहीं कि नहीं जो मैम। नॉर्मल है वो बता जाएगी हाँ, बने नहीं। नहीं इसमें क्यों नॉर्मलाइजेशन होगा, उन्होंने साफ कहा है कभी भी यूपीएससी में यदि एक उसमें पेपर नहीं करा पाई एक पाली में या एक दिन में, तो नॉर्मलाइजेशन 100% होगी। और यदि वो एक दिन में एक पाली में कराती है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है। इंडिया में सेंटर होते हैं एग्जाम करा यस। तो क्या अब देखिए वो हो सकता है उनको सेंटर ना मिले, वो तो यही तो लिख रहे हैं, एक ही पाली कराना सुविधाजनक नहीं होता है। सीटेट में थोड़ी होता है नॉर्मलाइजेशन। नहीं सीटेट में भी यदि आपका अलग अलग पाली में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होगा। सर 2 दिन हुआ जैसा पेपर इस बार हाँ तो झालावाड़ को तो नॉर्मलाइजेशन उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन होगी। हो। हाँ जब भी आपका देखिए, क्योंकि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है ना, फिर उसको देखा जाता है, जहां कठिन है और इजी है तो वो उनको मेंटेन करते हैं हमेशा। क्योंकि फिर अदरवाइज तो फिर तो ये होगा ना, जिसका पेपर इजी आ गया, मान लो किसी का तो लक लग गया, वो तो पार गए, और जिनका टफ आ गया वो तो रह गए बेचारे। सर ये फिर पेपर सेट करने वाले तो बेकार ही हैं। अब देखो दो क्या शिफ्ट सेट में। कर रहे हैं हाँ नहीं मैं बताता हूं आपको। इसलिए एक यदि एक पेपर सेट होता है तो वो सबका एक यूनिफॉर्मली चेक करता है, और यदि दो पेपर सेट होते हैं तो निश्चित रूप से इंडिविजुअल इफेक्ट आता ही आता है। तो पेपर जरूर हार्ड और टफ जरूर हो जाता है, इजी एंड हार्ड। तो सर हम लोगों ने तो सीटेट का पेपर दिया है उसके आंसर की मिलाई है तो फिर हमारे नंबर चेंज हो सकते हैं उससे। हाँ वही तो अब फिर हम लोग उस पर विश्वास ही ना करें। देखो तो सर अब ये तो फिर हम लोग तो बैठे हुए हैं कि हमने इतना नंबर लिया है इतना नंबर लिया है तो बेकार ही है। अरे काहे को मतलब सोच चिंतित के होते बैठे हो, हैं। ये आंसर की आपने मिला ली ना, वो बाद में देखिएगा, इतनी अभी से मैं देख चिंतित कर मत नहीं होया कर। सर हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम वो बात हाँ नहीं कर हाँ रहे। अब जैसे हाँ 2 दिन हुआ है तो जी। नॉर्मलाइजेशन का चेंज आएगा। अब वो देखिए यही मैं, तो हुआ। हाँ देखो मैं बताता हूँ, इसमें कई चीजें हैं, आपको मैं एक बता दूं। सर हाँ जी बोलिए सर। इसमें 2 4 5 नंबर का अंतर। ज्यादा नहीं आएगा इसमें आपके में, और देखो हाँ दो वो मुश्किल से हाँ 3 या 4 नंबर का अंतर आएगा। देखो मैं लेकिन एक ये भी ऐसा होना नहीं। हाँ देखो मैं एक और बता दूं सर, एक और मैं बता दूं। एक बहुत फर्क डाल देता है। देखो हाँ मैं जी मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल एक बिल्कुल एक एक या दो नंबर ठीक है। हाँ वही वही हाँ वही नंबर बहुत सर एक और हम बता देते हैं आपको कि देखिए यदि थोड़े से पेपर सेट करने वाले यदि हर क्वेश्चन की वैलिडिटी चेक करते हैं तो वो पेपर में नॉर्मलाइजेशन की बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन यदि हमने होमवर्क विदाउट होमवर्क करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट डालती है। पेपर का जो क्वेश्चन की ना डिफिकल्टी भी देखी जाती है, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। हर एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मेजर किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, उसकी एक अलग प्रोसेस होती है कि वो जैसे वो क्वेश्चन आप 100 बच्चों पे आपने दिया और एक दूसरा क्वेश्चन 100 बच्चों पे दिया। मान लो एक क्वेश्चन को 100 बच्चों में से 80 बच्चे कर पाए, और एक क्वेश्चन को वही उस दूसरे क्वेश्चन को वो 100 में से केवल 50 कर पाए, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी किसका ज्यादा है, उस क्वेश्चन का जिसको 50 कर पाए। तो यहां तक टेस्टिंग प्रोसेस होती है, बट इतना कौन करता है, कोई नहीं करता है। तो इसलिए वैसे ज्यादातर कोशिश करती हैं बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे कि सीबीएसई है, तो इतनी ज्यादा त्रुटि नहीं करेगी, वो टेस्टिंग एलिमेंट डालती है उसमें, कुछ ना कुछ उसकी प्रक्रिया अच्छी होती है, इसलिए तो वो ज्यादा नहीं करेगी, फिर मतलब उसमें ज्यादा नहीं आएगा। जैसे हमारे यूपी में है इस तरह से है, तो इनमें फर्क पड़ जाता है। तो डोंट वरी, उन्होंने इसलिए साफ कहा है, इसलिए हमने वो डिस्कस कर भी लिया आपसे ये बात। तो इसलिए अपनी तैयारी को सही रखिए, और अब घबरा के मत चलिएगा भाई, कम भी हो जाए तो कुछ पता नहीं बढ़ जाए। हाँ खबर और जनता सेनानी तक को भी यस यस। अब देखो और जब
कर नहीं, दिया हाँ, और हाँ, हाँ, दिव्यांग हाँ। को किया गया है। उनको लेकर के बनाया ही नहीं है इन्होंने फॉर्म। वो उनको इन पूर्व सब सैनिक शब्द करते हैं ये लोग। हाँ, उनके लिए बनाया ही नहीं गया है ना, ये तो जनरल बनाया गया है सबके लिए। तो सामान्य वर्ग वाले तो 60 हो ही गया है, ये तो फिक्स। ठीक है। अब अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस, इसके लिए संशोधन हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व एक सैनिक, दिव्यांग श्रेणी के लिए एक न्यूनतम, चीज है सर, हाँ 55 और 82। जी जी, जैसे बोलिए मान सर। लिया सर 50 कोई बच्चा जो है 17 नंबर 17 नंबर पे आता है तो वो पास है ना, हम्म, और बाकी शिक्षकों के लिए कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ, वो नहीं, उनके लिए नहीं हाँ है सर। वो तो अब देखिए, हाँ पीछे से ही रूल नहीं है ना, सीटेट ने ही नहीं दिया, तो ये तो उसी के आधार पे जी चलते हैं। ठीक है। तो जी ये चीजें तो हमारी वो हो गई यहाँ पर। लेकिन मिलना चाहिए था। अभी है ना, हाँ, कई लोग देखिए, इसे मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 4-5 दिन मत भरना फॉर्म, थोड़ा देखो, हावलड़ होने दो थोड़ा सा। जी, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलिए, थोड़ा सा हावलड़ मचने तो हो सकता है, पता नहीं कुछ हो जाए संशोधन, कुछ बात आ जाए। बीएड का एग्जाम के मतलब भरा था तो टीचर्स के बच्चों की छूट दी गई, इसमें सेनानी और दिया गया है। अध्यापक के मतलब संस्थानों को भी हम्म, 5 नंबर बीएड हम्म, में, जब उस टाइम वो मेरिट से बनते थे। हम्म, हमने थी हाँ, उसे मैम मैम सुनिए, हाँ गवर्नमेंट टीचर मानती ही कहाँ है, अगर टीचर मानती होती तो ये सब ऑन क्यों करती। कोई बात नहीं सर, ये यही तो है एक्सप्लोर के लिए समझ लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे, तो केवल पात्रता मानदंडों में से एक लेके चलेंगे। करोगे तब तक। कोई बात नहीं सर, ये अब ये समझ के चलिए, एक एक्सप्लोर कर रहे हैं हम अपने आप को बस, जी चीजें जी बढ़ा रहे हैं। तो इसमें एक चीज और देखिए, जो यहाँ इंपॉर्टेंट इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से होगा, ओएमआर सिस्टम से ही होगा आपका, ऑप्टिकल मार्क रीडर आपको चेक करेगा कॉपी। तो उन्होंने एक चीज और कही है यहाँ पे, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओएमआर उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन भरने, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भाषा विकल्प अगली पार्ट 4, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के गोले को काला न करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और ना कोई विचार होगा। तो इसलिए ये गौर से पहले जो गलतियां करी हैं लोगों ने, वो गलतियां हम ना दोहराएं, क्योंकि हो सकता है ये चेक ही ना करें। तो साफ लिख दिया कि मैं तो उन कॉपियों को चेक ही नहीं करूंगा जिनमें ऐसी गलतियां या गोला भरे हुए नहीं होंगे या इस तरह की चीजें नहीं होंगी। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें इसलिए इसने साफ कहा है, तो इसलिए हर चीज को गौर से हम लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आ, जहाँ पर हमारे लिए कुछ ऐसा है नहीं। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी स्कूल्स हैं इन सब में ये वैलिडेट है, ये ऑलरेडी पता है हम लोगों को। अब इसका जो वैधता है वो कितने दिन है, इस पर भी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो जून 21 के उत्तर प्रदेश पत्ता परीक्षा प्रमाण पत्र के लिए, कि आजीवन यानी लाइफ टाइम प्रभावी है, बस एक बार कर लो तो ओके है, ये पहले नहीं था ऐसा। ठीक है। मिलेंगे कहाँ से, उत्तर प्रदेश से पत्ता परीक्षा का वितरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी डिजी लॉकर, जो डिजी लॉकर है के माध्यम से निर्गत किए जाए, उसी से ही आपको मिल, वैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। आप डिजी लॉकर में आपके में पहुंच जाएगा सर्टिफिकेट आप। चलिए, अब एक चीज ये और है इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान करिए। प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के फोटो, वर्ग और जाति एवं विशेष आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन और संशोधन नहीं किया जाएगा। आवेदन करते समय विशेष सतर्कता बरतें। यानी आप, जैसे कभी कभी करेक्शंस हमें करने होते हैं, मान लो प्रमाण पत्र में भी कोई करेक्शन कराना होता है, कभी पीछे भी हम लोग कहते हैं कि भाई हस्बैंड नेम, फादर नेम या कोई चीज़ें ऐसी कुछ होती हैं जो करेक्शन करानी होती हैं हमें, तो उसने कहा है किस किस में आप करेक्शन नहीं करा सकते सर्टिफिकेट में। ना तो फोटो में करा सकते हैं, ना आप क्लास में करा सकते हैं, ना विशेष आरक्षण में करा सकते हैं। इनमें आप बिल्कुल परिवर्तन नहीं करा सकते, और चीज़ों में परिवर्तन हो सकते हैं।
कि कोई और सरनेम एक्सेट्रा है, कुछ चीज़ें हैं, तो उन पे आप डॉक्यूमेंट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट देंगे तो चेंज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये आगे तक की चीज़ें पहले क्लियर कर देते हैं, इसलिए फिर वो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये क्लियर करके चलिए इन चीज़ों को। फिर आरक्षण किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करेंगे। ये मेंशन कर दिया है क्योंकि उन्हीं को आरक्षण मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी हैं। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही अनुमन्य है, जो इसके बाहर का है उसको जनरल माना जाएगा। जो उत्तर प्रदेश से बाहर का है। ये क्लियर हो गया? इनको सही घोषित करना है तो अलग चीज़ होगी। हाई स्कूल और समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र ही अंतिम जन्म तिथि के लिए आपके मान्य होंगे, अन्य कोई प्रमाण पत्र को ये मानेंगे नहीं। बाकी ये आपकी प्रमाणित प्रति मांगे जाने पर करना, ये सब चीज़ ये कोई मतलब की नहीं है। जो मतलब की थी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली, बाकी नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे कोई उद्देश्य का नहीं है, ये सब जो परीक्षा में पकड़े जाना, ये करना, वो सब चीज़ें ये कोई मतलब का। अब और आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कोई संबंधित हम लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर एक वो है बस कि यदि आप में कोई भी व्यक्ति हम लोगों में से दिव्यांग है, दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% या उससे अधिक प्रतिशत के दिव्यांगता होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें दिव्यांग अभ्यर्थी के रूप में विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ प्रदान, परंतु परीक्षक में श्रुतलेख साथ लाने और परीक्षा अवधि से अतिरिक्त 30 मिनट प्रदान किए जाने का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को जो पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित हैं और लिखने में और गोला काला करने में समर्थ नहीं हो। यानी इनको 40% या उससे अधिक विकलांगता वालों को विशेष लाभ मिलेंगे, जैसे कि वहां पर मिल रहा है 55% छूट उसमें मिल गई वहां पर, ठीक है। विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ तो मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। ये चीजें हैं, यदि कोई इससे संबंधित है हम में से। नेक्स्ट, इसका कोई हमसे संबंधित नहीं है, ठीक है। अब आएंगे हम सर्टिफिकेट का जो प्रारूप है वो तो सबको पता ही है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये SC ST OBC के लिए इस प्रारूप कोई काम की चीज। हाँ, अब है ये आपका यूपीटेट की सिलेबस जो है उसका संरचना और उसकी विषय वस्तु क्या रहेगी। ये हम देख ही चुके हैं। 1 से 5 के लिए 1 से 50 मिनट हो गई, 2.5 घंटा हो गया, 4 विकल्प, नो नेगेटिव, क्वेश्चंस किस फ्रेम में होंगे, अनिवार्य 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 अनिवार्य, पहले चारों पांचों जो प्रथम पेपर में। नेक्स्ट हम आएंगे आगे। नहीं नहीं, इसमें नहीं चलेगा, इसमें अनिवार्य है हिंदी बस, कोई सेकंड वैकेंड का विकल्प नहीं। नेक्स्ट हम आएंगे 1 to 5 का सिलेबस हम देखें तो हम लोग इसी हिसाब से आगे भी बढ़ रहे हैं। बाल विकास, यानी कि पहले बाल विकास, सीखने का अर्थ और सिद्धांत, शिक्षण विधियां और आपकी समावेशी शिक्षा निर्देशन, ये आपका, और अधिगम और अध्यापन। इस तरह से इन्होंने बना दिया पेपर 1 के लिए बाल विकास शिक्षण विधियां में। हम ये लोग यही चीज़ें हम पढ़ते चल रहे हैं। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता क्षेत्र, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा अभिव्यक्ति, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब जो चीज़ें चल रही हैं उसके साथ हम सृजनात्मकता जोड़ देंगे। ये हमारा टॉपिक इसमें बाल विकास में खत्म। कुछ पीछे के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा इजी होने शुरू होंगे, हमें एक एक उसमें खत्म होंगे। अब जैसे एक एक दिन में एक एक टॉपिक जाएगा इस तरह। तो शुरुआत में कुछ चीज़ें इसमें जो ये बाल विकास का जो बड़ा चैप्टर रहता है, थोड़ा टाइम लगा है इसमें, इसको और कवर करने करेंगे जल्दी से जल्दी। फिर इसके बाद ये हमें कुछ ज़्यादा हमारे काम की नहीं है चीज़ें, जो इसने ये बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, तो ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ये सिंपल है, समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, उसको आप वैसे ही कैच कर लेंगे, वैसे ही पकड़ लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वहाँ हम ज़्यादा काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी के जो 30 क्वेश्चन है इसके, आप देखिए गौर करिएगा इसमें कि हिंदी विषय वस्तु अपठित अनुच्छेद आएगा, लेकिन उस पर आपके 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन देगा वो, मुश्किल से मैक्सिमम 3 या 4 बस। क्लियर कर लीजिए अपने आप। अपठित अनुच्छेद पर 3 या 4 क्वेश्चन की तरह नहीं आने वाले हैं 15 क्वेश्चन आपके, ये भूल जाइए। एक अनुच्छेद देगा और उसमें 3 या 4 क्वेश्चन देगा, तो कोई इशू नहीं है, दे दीजिए 3 या 4 जो भी देना है। फिर इसमें ग्रामर पूरी आ जाएगी आपकी, पूरी विवर्णमाला, स्वर व्यंजन, मात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, आपकी ध्वनियाँ, आपकी भाषा ध्वनियाँ, अनुस्वार, बिंदु, संयुक्त अक्षर, मात्राएं, अल्पविराम, पूर्ण विराम,
तुकांत, एकतुकांत, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सारी ग्रामर है टोटल। ये मान लीजिए पूरी ग्रामर है। वाच्य समास, अलंकार, सभी ये लेखकों के नाम, और ये भाषा अर्जन का जो क्वेश्चन है ये इसकी साइकोलॉजी है, जो पेडागोजी है इसकी। तो अब इसमें जैसे आपकी पेडागोजी उसमें आती थी 15 नंबर की, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसको भूल जाइए आप कि इसमें कुछ भी ऐसा कुछ पढ़ना है हमें या कुछ भी करना है। हमारा मेन कंसर्न यही है, ग्रामर है। ये आप भूल जाइए कि ये कुछ पढ़ना भी है हमें, ये 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है केवल। ये इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे भी। नॉर्मल इतना आपको पता है इन चीज, अर्जन वगैरह का उन चीज जो आपने यूपी टेट सी टेट में भी पढ़ा है, नॉर्मल क्वेश्चन है। मेन होगा ग्रामर, सेम बिल्कुल एज इट इज इंग्लिश में है। वही ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, जैसे ये सब चीज़ें क्लियर बिल्कुल। और तो और इसमें देखिए, इसमें तो कहीं भी आपका वो पार्ट ही नहीं आया है, पेडागोजी वाला पार्ट। अनसिन आ गया, सेंटेंस आ गए, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, आपका पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, है कहीं पे क्या इसमें? आप इसमें देखिए, क्या कहीं इसमें पेडागोजी पार्ट है इंग्लिश का पूरे सिलेबस में? इंग्लिश के में कहीं नहीं है, गायब। तो ये देगा भी नहीं। एक आध कोई क्वेश्चन भूला बिछड़ा आ गया तो आ गया, अन्यथा नहीं आएगा। कि ऐसे ही हिंदी में होना है, ग्रामर आएगी दोनों में केवल, जो ये चीजें। सेम आ जाइए आपकी संस्कृत में, जो ये सब एपिटिक आपका जो आ गया यहाँ पर सब चीजें, मुहावरे, ये वो छोटे, और ये तो उर्दू का आ गया संस्कृत में। संस्कृत में यही चीजें आएंगी सेम बिल्कुल, अनुच्छेद और आना इसमें भी वो नहीं है। ये सब आप देखें, भाषा विकास का अध्यापन, अब लिख तो इन्होंने ऐसे दिया संस्कृत में, जैसे ये सब आ जाएगा भाई। इतना इन्होंने वो लिख दिया पूरा इसके अंदर कि हम ये इतना सब पूछने वाले हैं साइकोलॉजी इसकी। लेकिन ये साइकोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आया तो आया, अन्यथा नहीं आया, क्योंकि पहले पेपर्स भी आप उठा के देख लीजिए। बाकी ग्रामर पूरी आएगी। पर इसकी संस्कृत की जो ग्रामर है वो थोड़ा सा इतनी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। जैसे कि ये संख्या पे हर बार क्वेश्चन पूछेगा, इसका फिक्स है क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस फिक्स हैं, ये आप ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा इजी हो जाती है संस्कृत इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब गणित में आते हैं। गणित में तो वही शुरुआत है इसको, हाँ संस्कृत करेंगे आपके। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। विषय वस्तु गणित में देखिए, संख्या, संख्याओं का जोड़ घटा, गुणा, भाग, लैसे, मैसे, भिन्न का जोड़ घटा, दशमलव। तो देखो दशमलव वाला जैसे हमने पार्ट कर लिया, लैसे मैसे वाला पार्ट कर लिया, ये हमने कर लिया। भिन्नों वाला भी ऑलमोस्ट हमने सब पार्ट कर लिया है। भिन्न वाला जो उसमें नंबर्स में ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, थोड़ा सा बचेगा, सिंप्लीफिकेशन में उसको कवर कर लेंगे हम। उसके बाद एक एक नियम और प्रतिशत, इन सब पे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं सब पूरा है, लाभ हानि, रुपया पैसा, ये बहुत बड़े बड़े नहीं है पीछे जो जब। तो 2-3 जो अभी शुरुआत जैसे हमने करी है वो थोड़े से बड़े बड़े हैं। इनके लिए एक एक लेक्चर रहेंगे, जैसे में 1 या 2 बस। लाभ हानि पर सिंपल, कारण ब्याज, सब कनेक्ट होते चले। बाकी ये भूल जाइए, पूरा जो पेडागोजी पार्ट है मैथ का, 1 या 2 क्वेश्चन वो वैसे ही आना है, उसको आप वैसे भी कर लो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं। सेम टू सेम। अब ये देखिए पर्यावरण जो आने वाला है इसमें, पर्यावरण अध्ययन, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, न्यायशास्त्र, पर्यावरण, ये जो आने वाला है सब, ये इसमें सब भर देगा पर्यावरण अध्ययन में। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, न्यायशास्त्र, पर्यावरण। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा लिख रहा है। ये लिख तो ऐसे रहा है कि परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, ये वो, स्थानीय जल यातायात, पठार। अब ये जो करने वाला है ना, ये भारत की नदी, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, हमारा प्रदेश, नदी, पर्वत, पठार, वन, यातायात, यानी भारत के भी नदियां पूछ ली, और हमारा प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के भी पूछ लिए सब, नदी, पर्वत, पहाड़, पठार, वन, यातायात, और इंडिया के भी पूछ लिए। लो, सब भी पूछ लिया। संविधान, ये खेल। अब ये कैसे मिलेगा? इसलिए जो इसने पूछा है ना, वो जनरल पूछा है, इसका डीप डाउन नहीं जाना हमें, ये ध्यान रखिए।
इसके लिए हमें बिल्कुल इसकी जड़ में नहीं उतरना है, तह में नहीं उतरना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो ऐसा नहीं पढ़ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की सुभाष चंद्रा की या बीपी यशु की इनकी जो बुक्स हैं, जो हम बड़ी-बड़ी परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं, सुभाष कश्यप का संसद पढ़ते हैं, इस तरह की ये चीज़ें हमें वो नहीं पढ़नी है। हमें केवल कितना पढ़ना है कि जो एक आम इंसान से संविधान की समझ की उम्मीद की जाती है। मतलब जैसे कि आम इंसान से कैसे उम्मीद की जाती है समझ संविधान के रिस्पेक्ट में कि भाई वोटिंग के लिए कितनी एज होनी चाहिए, या जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो एक नॉर्मल साधारण इंसान से उम्मीद की जाती है, उसके संबंधित उतना उसको कॉन्स्टिट्यूशन पता हो। ऐसी चीज़ें हमसे पूछेगा ये। इसके लिए जो ल्यूसेंट में मैं थोड़ा बता दूँ आपको कि सामान्य ज्ञान करके ल्यूसेंट की बुक में एक अलग से सेक्शन होता है, जिसमें 10, 20, 15 पेजेज़ में होता है वो, जिसमें हमारी एक सामान्य इंसान के हिसाब से वहाँ पर वो ऐसे ही जनरल क्वेश्चन बनाता है, जो कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जो सामान्य इंसान के लिए ज़रूरत होती है, उस हिसाब के क्वेश्चन्स उसमें पड़े हुए होते हैं। जैसे कि प्रथम कौन, या अब के राष्ट्रपति कौन, ये कौन, वो कौन, इस तरह के जो नॉर्मल क्वेश्चन, वहाँ पर वो सब इस तरह के क्वेश्चन या फेमस चीज़ें। तो ये चीज़ें हमें उस हिसाब से अच्छा, ये ल्यूसेंट की किताब हाँ। ये ल्यूसेंट की जो किताब बुक है आप जो बता रहे हैं, वो हुँ। एसएसटी के लिए बता रहे हैं? ये एसएसटी दोनों के में लिए काम सर? करेगी, दोनों में। पर्यावरण में आपका फर्स्ट पेपर में भी, और एसएसटी वाले में अच्छा, जो सेकंड पेपर में। दोनों में वही काम तो करेगी। सर ल्यूसेंट की वो अच्छा, सर ल्यूसेंट की सामाजिक विज्ञान की किताब ऐसे हाँ, करके मिल जाएगी सर? जी, सामान्य ज्ञान वाली जो है, वही किताब आपको ठीक, मिलेगी। ठीक। अदरवाइज़ आपको ये आप सोचें कि भाई वो उसमें से सर मिल हिंदी के जाएगा। नाम पे हाँ, सामान्य ज्ञान। हाँ सर, हाँ, वो सामान्य ज्ञान, विज्ञान। सामान्य ज्ञान, जनरल अच्छा, नॉलेज। ठीक है। हाँ, तो वो बहुत फे 9th में भी होता है। बहुत फेमस बुक है, मैं सर कराऊँगा भी, मैं बताऊँगा आपको कितना पढ़ना है उसमें से कंटेंट। मैं तो आप जब आप कराओगे तो तो किताब बुक सर क्या हो हाँ, सकती नहीं कुछ भी? मैं आपको अभी जल्दी में ही 1 या 2 क्लास इसकी मैं लूँगा, ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि इस बुक का इतना सा कंटेंट हमें केवल पढ़ना है, ताकि लोग यदि पढ़ना चाहें, तो वो अपनी शुरुआत भी कर सकते हैं पढ़ने की, ताकि उनको आसानी हो जाए। इस मैं बु उसका सर आपके हाँ, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं उसका हाँ तो उसका पीडीएफ सर डाल हाँ। देना किताब हाँ, तो बस मिल बस जाएगा। हाँ, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, तो ताकि मैं उस चीज़ को बता करके आपको थोड़ा-सा हाँ उसका रूबरू करा दूँ। पीडीएफ डाल देना हाँ, हाँ। तो जितना ये आवश्यकता होगा उतना आप बस, निकाल के बस, बस, डालना, नहीं बस। तो ऐसे पूरा खिचड़ी पकती रहेगी। हाँ, हाँ, वही मेरा उद्देश्य है, वरना तो बहुत बड़ी है हाँ ल्यूशन। उसको पढ़ना तो हाँ तो आप हँसी-खेल जितना नहीं आवश्यकता होगा। है उतना ही डाल हाँ, हाँ। तो ये रहेगा वो हमारा, अदरवाइज़ तो ये तो पूरा लिख देता है, कहीं से कुछ भी करेगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब आते हैं आगे। अब देखो इसमें तो देखो पूरा अभी तो बढ़ता ही जा रहा है इसका, वो पर्यावरण चल रहा है अभी तो, इसका शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका। लेकिन ये सारी चीजें होंगी क्या, आपकी जो एक जनरल व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, उस तक का लेवल होगा बस इनका, एक सामान्य व्यक्ति से। कि जैसे कि भाई ये राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, तो ये तो एक सामान्य व्यक्ति को भी पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पक्षी, पशु, ये वो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो ये उम्मीद करता है हमसे। ऐसी चीजें, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं। तो ये नॉर्मल चीजें करेगा, और ये बाकी आप अध्ययन संबंधी मुद्दे ये भूल जाइए। ये मुद्दे उद्दे ये लिख देता है सब दुनियादारी, क्वेश्चन करता नहीं है इन पे, करेगा पूरा जीके भर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम अब यहाँ आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में भी बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, बस पहला अनिवार्य है, दूसरा अनिवार्य है, तीसरा अनिवार्य है, बाकी जो बचता है गणित, विज्ञान और सामाजिक, इनमें से आपका सिलेक्शन करना है, आपको कौन सा चाहिए। उस बाकी देखो, बाकी पहले तीनों बिल्कुल सेम है, फर्स्ट पढ़ लो या सेकंड पढ़ लो। इसलिए मैं यही कहूँगा दोनों पेपर दो, ये तो सेम ही पढ़ना है। बस अंतर कितना, केवल और केवल इसमें एक ही अंतर है इस पेपर में, कि इसके लिए अलग पढ़ लें और इसके लिए अलग पढ़ रहे हैं, वो बस, बाकी सब सेम पढ़ लें।
कोई अंतर नहीं है बाकी। कोई ना डिफिकल्टी लेवल का ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसमें, ना किसी का फर्क पड़ेगा। आप सिलेबस भी देख लीजिए, बिल्कुल एज इट इज सिलेबस, सब टोटल चीज़ें, टोटल कहीं कोई चेंज नहीं मिलेगा पूरे सिलेबस में, सब एज इट इज। जो उसके लिए पढ़ेंगे वो उसके लिए पढ़ेंगे, बिल्कुल। हिंदी का भी एज इट इज सिलेबस, टोटल जो वहाँ पढ़ के आए हैं हम, सेम टू सेम इंग्लिश का सिलेबस, कोई चेंजेज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज वही सब चीज़ें, ऑलमोस्ट सब वही चीज़ें हैं, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है तो केवल कहाँ, जो अभी आपका अब आएगा आगे, सॉरी, गणित में। जैसे गणित में वहाँ पर जो परिमेय संख्याओं पे क्वेश्चंस नहीं है, इतने पे क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता है। परिमेय संख्या, पूर्णांक, कोष्टक, फिर वर्गमूल, घनमूल, ये वहाँ भी है, वहाँ दे नहीं रखा है लेकिन पूछता है आपके क्वेश्चंस। लेकिन सर इसमें चलिए हाँ बस एक लेना हाँ, एक लेना पड़ेगा। जो साइंस वाले हैं वो साइंस मैथ लेंगे, और जो एसएसटी जी वाले हैं वो एसएसटी ले लेंगे। 8 हाँ, ये देखो, अब जैसे कह रहे थे ना बहुत से लोग कि भाई फर्स्ट सेकंड का कैसे करें। अब ये सर्व समीकरण देखो हम पढ़ा चुके हैं, वहां भी पढ़ा चुके हैं, ये यहाँ भी आ रही है। वर्गमूल घनमूल चल ही रहा है, लैसे मैसे चल रहा है, ये संख्याएं पे बात कर चुके हैं हम। तो मिक्स सी तो चल रही हैं चीजें, कुछ चीजें बस थोड़ी सी अलग होंगी, बाकी ये सब चीजें जो हैं मैक्सिमम चीजें मिक्स चलती रहेंगी उसमें। ये ज्योमेट्री का पार्ट मिक्स चलेगा, ये आपका अनुपात समानुपात, ये प्रतिशत, लाभ हानि, सब मिक्स चलेगा। 12th का लेवल थोड़ा हाई होगा। हाँ, बस थोड़ा सा, थोड़े से क्वेश्चंस जो बदल जाएंगे तो उन पर स्पेशल थोड़ा फोकस कर लेंगे, बाकी चीजें कनेक्ट रहेंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अलग होंगे, बाकी आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया विज्ञान जो है, इसमें अलग से 30 जो नंबर है, इसके लिए विज्ञान के लिए आपको वो ल्यूसेंट की जो बुक है जो हम बता रहे हैं सामान्य ज्ञान वाली, उसी में ही एक सेक्शन मिल जाता है विज्ञान का, सामान्य विज्ञान वाला, उसी बुक में मिल जाएगा आप। उसी बुक से केवल हमें ये विज्ञान का पढ़ना है, उनको सामाजिक विज्ञान का पढ़ना है जो एसएसटी वाले हैं। एक ही बुक काम कर देगी सबके लिए, कोई जरूरत नहीं है 6 बुक अलग से पढ़ने की, उसी में ही अलग से। सर वही सामान्य ज्ञान वाली। हाँ, क्योंकि इसमें जो सामान्य वही ज्ञान वाली सामान्य बुक है ज्ञान ना, वाली ना। हाँ, सामान्य ज्ञान वाली जो ल्यूसेंट की बुक है, और एक आती है सामान्य विज्ञान की ल्यूसेंट की बुक, ये मैं दोनों बता दूं आपको। जो सामान्य विज्ञान की आती है वो हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि सामान्य विज्ञान की जो ल्यूसेंट आएगी वो पूरी टोटल विज्ञान को उठाएगी, बहुत डीप जाएगी। तो उसको देखकर हम और ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे, और ज्यादा हम क्या जाएंगे उसकी डीप चले जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ये सामान्य ज्ञान वाली जो बुक है, इसी में ही एक सामान्य विज्ञान सेक्शन होता है अलग से। यानी जैसे सामान्य ज्ञान वाली में इतिहास, नागरिक शास्त्र, आपका विज्ञान, ऐसे सारे सेक्शंस होते हैं इसके अंदर। हमें अपने हिसाब से जो अपना सेक्शन है, जैसे मान लीजिए विज्ञान वाला जो सेक्शन है, हम जब विज्ञान वाला सेक्शन इसमें से पढ़ेंगे तो ये हमें उस विज्ञान के सेक्शन में मापन भी पढ़ाएगा, विद्युत धारा भी पढ़ाएगा, चुंबकत्व भी पढ़ाएगा, लेकिन कैसे पढ़ाएगा, ऊपर ऊपर से जो जरूरत के हिसाब से। तो हमारे लिए ये सूटेबल है, उतना ही हमें पढ़ना भी है। और इसमें यदि आप पढ़ने लगे मापन इसके अंदर, तो ये मापन को बहुत डीप डाउन ले जाए, क्योंकि ये स्पेशल बुक बनाई हुई है विज्ञान के लिए। और यहां पर जब आप मापन पढ़ेंगे, ये इसमें भी है मापन, तो ये ऊपर ऊपर से सतही पढ़ाएगा, जिसकी हमें जरूरत है, हमें डीप नहीं जाना है। क्लियर हो गई होगी बात मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी मापन दोनों में मिलेगा, लेकिन जहां पर मापन मिलेगा कहो तो 20 पेज में, और जहां पर मापन मिलेगा कहो तो 2 पेज में, चीजें सब होंगी, लेकिन बस जो जरूरी एक सामान्य व्यक्ति के लिए चाहिए वो। तो इसलिए ये हमें नहीं पढ़ना है, ये तो जब स्पेशल एग्जाम्स होती है तब हम लोग चलिए, ये हो गया हमारा साइंस वाला पार्ट जो इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये मुद्दे विज्ञान विज्ञान के ये सब तो भूल जाओ, ये कुछ मुद्दों पे काम नहीं करते। सेम सामाजिक अध्ययन में हम लोगों को जो ये पढ़ना है, इतिहास, मान लीजिए ये इतिहास है, ये नागरिक शास्त्र है,
ये आपका भूगोल है और ये आपका पर्यावरण अध्ययन। ये चारों सेक्शंस मिला करके ये